बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू करंट अफेयर सीरीज के अंदर आपका वेलकम है। और करंट अफेयर्स में आज हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसको हम डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जी आसिम मुनीर साहब के हवाले से एक रिपोर्ट है जो कि द इकोनॉमिस्ट के अंदर जो है पब्लिश हुई है, जिसमें ये कहा जा रहा है COS एम्स टू बिल्ड अ मोर सस्टेनेबल मल्टी फेस्टेड रिलेशनशिप विद अमेरिका। के आसिम मुनीर साहब जो है वो मुख्तलिफ पहलुओं वाले या मल्टी फेस्टेड जो है वो रिलेशन चाहते हैं अमेरिका के साथ, जिनके मुख्तलिफ रुख हों, ठीक है, और एक सस्टेनेबल रिलेशन चाहते हैं। तो ये रिपोर्ट डिस्कस करेंगे जो कि ब्रिटिश जो है वो एक मैगजीन है उसके अंदर पब्लिश हुई है आज। और दूसरा हम बात करेंगे रिफॉर्मिंग द सिविल सर्विस। ठीक है, ये मलिहा लोधी का आर्टिकल है आज का, जिसमें उन्होंने बताया सिविल सर्विसेज के रिफॉर्म्स के हवाले से बातचीत की है, तो इसको डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि CSS PMS जो है वो सिविल सर्विसेज इस हवाले से ऑलरेडी बातचीत हो रही है कि भाई कैसे इनको रिफॉर्म किया जाए। ठीक है, खास करके CSS के हवाले से जैसे आप सुन रहे हैं कि भाई अभी रिफॉर्म प्रोसेस चल रहा है, तो उसमें अब जो है वो फिलहाल प्रपोजल्स मौजूद हैं और उसके ऊपर अभी काम हो रहा है। ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं कि इन्होंने क्या प्रपोजल्स दिए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है जो न्यूज़ है जी वो क्या है जी, वो है जी COS एम्स टू बिल्ड अ मोर सस्टेनेबल मल्टी फेस्टेड रिलेशंस विद अमेरिका। ठीक है, ये एक रिपोर्ट है और 4 अगस्त की है, डॉन जो है उसके अंदर पब्लिश हुई है। तो इसको डिस्कस करते हैं। इसमें कहा जा रहा है जी कि जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, वो ये उम्मीद रखते हैं कि भाई वो मल्टी फेस्टेड रिलेशनशिप जो है वो बनाए यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। ठीक है, यानी वो सिर्फ एक नौयत के ना हो कि भाई हम स्ट्रेटेजिकली जो है वो उन्हें देख रहे हैं और हम सिर्फ असलहा जो है वो पिछले 70 साल से उनके साथ खरीद रहे हैं या सिर्फ मिलिट्री के रिलेशन है, बल्कि हम उन्हें जो है वो मल्टीपल सेगमेंट्स के अंदर लेके जाएं ताकि ये मल्टी फेस्टेड रिलेशंस हमारे डेवलप हों। और ये ब्रिटिश मैगजीन द इकोनॉमिस्ट जो है उसके अंदर जो है संडे के न्यूज़पेपर के अंदर जो है ये उसकी आई है और ये डिस्कस कर रहे हैं। इसमें वो क्या-क्या मज़ीद डिस्कस करते हैं। स्ट्रेंथनिंग टाइज़ विद द यूएस। सबसे पहले वो बताते हैं कि भाई आसिम मुनीर साहब जो है, अच्छा इंटरेस्टिंग बात ये है कि उन्होंने यहाँ पे जो हमारी सिविल गवर्नमेंट है, ठीक है, उस हवाले से कोई बात यहाँ पे नहीं की कि भाई सिविल गवर्नमेंट ने अमेरिका के साथ ताल्लुकात को कुछ अहमियत दी या उन्होंने कोई कोशिश की हो, ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं है। यहाँ कंप्लीटली जो है ज़िक्र है आर्मी चीफ साहब का कि भाई उनकी जो एफर्ट्स हैं जो है वो उनको यहाँ पे बात की जा रही है। कि सबसे पहले वो बता रहे हैं जी आर्मी चीफ साहब जो हैं आसिम मुनीर साहब, उन्होंने जो फोकस किया है वो सस्टेनेबल और मल्टी फेस्टेड रिलेशनशिप्स के ऊपर किया अमेरिका के साथ। ठीक है, और उनकी जो एफर्ट्स हैं जिसमें हमें नजर आ रहा है कि भी ब्रॉडर शिफ्ट है ये, यानी वो न्यूज़पेपर लिख रहा है कि भाई एक ब्रॉडर शिफ्ट है। यूएस की पॉलिसी जो है पाकिस्तान के हवाले से थी, उसमें हम ये देख रहे हैं एक शिफ्ट है, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, चाइना या मिडल ईस्ट जो है इनको कंसिडर किया जा रहा है। ठीक है, कि एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव के तहत जो है चीज़ों को देखा जा रहा है कि यूएस की जो पॉलिसी है अब वो पाकिस्तान के लिए क्या होगी, इंडिया के लिए क्या होगी, चाइना के लिए क्या होगी या मिडिल ईस्ट के लिए स्पेशली जो है वो क्या होगी। और मजीद इसमें कहा जा रहा है जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो डेवलपमेंट्स क्या हैं कि भाई कहाँ-कहाँ पे जो है वो आसिम मुनीर साहब ने या पाकिस्तान की तरफ से जो है वो एफर्ट हुई और पाकिस्तान और यूएस जो है ये क्लोज आए हैं। तो उसमें बता रहे हैं कि भाई जुलाई 31 जो है इसमें हमने सबसे पहला ब्रेक थ्रू देखा कि जिसमें जो यूएस है उसने 19% जो है वो टैरिफ कर दिया पाकिस्तान के ऊपर। अब आपको पता है कि भाई उन्होंने जो है वो पहले 29% किया था और 29% के बाद निगोशिएशन चली हैं, बातचीत चली है, कुछ पाकिस्तान ने ऑफर किया, कुछ उन्होंने जो है वो अगेंस्ट में बात सुनी और 19% के ऊपर आ गए। वो कि हम ये पहले से जानते थे कि भाई वो इससे बहुत कम तो नहीं आएंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे कह रहे थे एक विन विन सिचुएशन है, लेकिन जाहिर बात है पाकिस्तान के लिए यही विन विन है। जहाँ पे हमने यूरोप या जो है जापान की डील्स देखी हैं वो बहुत ही बुरी थी, तो वहां पे एक्चुअली में जो है ये भी इतनी बुरी कोई नहीं है। और इसमें साथ में ये भी बातचीत की गई है कि भाई अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो ऑयल रिजर्व्स हैं उसके ऊपर भी जो है वो काम करेगा और यहाँ पे जो है उन्हें भी ढूंढेगा। ठीक है, हिस्टोरिक विजिट की यहाँ बात की गई कि भाई जून के अंदर जो है वो आसिम मुनीर साहब वो फर्स्ट सर्विंग पाकिस्तानी आर्मी चीफ हैं जिनकी जो है सिटिंग यूएस के प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई है फेस टू फेस। इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि एक आर्मी चीफ की हैसियत से जो है वो कोई पाकिस्तानी आर्मी चीफ जो है उसकी मुलाकात हुई हो, इसका जिक्र किया जा रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे इंडिया का जो पहलू है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से जो है वो इंडिया ने शायद वो स्पेस नहीं दी अमेरिका को, जिस वजह से जो है अमेरिका ने वो जो ताल्लुकात थे इंडिया के साथ जो बिल्ड हुए हुए थे उसको शिफ्ट कर दिया पाकिस्तान की तरफ। ठीक है, तो उसमें हम ये देख रहे हैं कि भाई COS साहब का जो विजिट है उसमें जो है वो
मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन के बाद हुआ, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई है, और पाकिस्तान ने बड़ा खुल के जो है वो अमेरिका को उसमें दाद दी और बड़ा शुक्रिया भी अदा किया। तो उससे जो है वो चीजें थोड़ा सा बदली हैं और वो भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है जनरेट हुआ, ये कहा जा रहा है। साथ में बता रहे हैं कि इसका हम रिजल्ट ये देख रहे हैं कि भाई इंडिया, आप देखें 28 बार ट्रम्प साहब जो है वो कह चुके हैं कि वॉर उन्होंने रुकवाई है, जबकि इंडिया बार बार इसको जो है वो डिनाई कर रहा है। तो ट्रम्प साहब ने 25% टैरिफ जो है वो इंडिया के ऊपर लगाया। न सिर्फ 25% टैरिफ लगाया, बल्कि साथ में अपने ट्वीट के अंदर ये भी कहा कि भाई इंडिया की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। तो पूरी दुनिया का सबसे पावरफुल शख्स जो है, अगर वो ये कह रहा है कि भाई फलां मुल्क की इकोनॉमी डेड है, तो आप सोचें कितना नेगेटिव जो है वो इम्पैक्ट जनरेट हुआ होगा इस बात के ऊपर, कितनी ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है जो शायद हो रही थी या जो आनी थी वो इंडिया में रुकी होगी। क्योंकि अगर यही बात पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए कही जाती तो एक्चुअली में बहुत ही बुरा होता। तो इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा आने वाले टाइम के अंदर कि भाई सबसे बड़े मुल्क का प्रेसिडेंट ये कह रहा है कि भाई इंडिया की इकोनॉमी डेड है। तो इसका मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन इंडिया का रुख ही नहीं करेंगे। उन्हें पता है कि भाई उन्हें सपोर्ट नहीं मिलेगी अमेरिका की, तो इसलिए वो यहाँ से भागेंगे। तो ये इंडिया के लिए बहुत बुरा है। एक तो 25% टैरिफ, ऊपर से इकोनॉमी को डेड कर दिया, ऊपर से आज की जो न्यूज है वो रशिया के हवाले से जो है आपने देखा कि भाई अगर इंडिया ने रशिया का ऑयल खरीदना न छोड़ा तो ट्रम्प साहब ये कह रहे हैं कि वो ग्रेजुअली जो है टैरिफ को बढ़ाएंगे। यानी अगर अभी 25% है तो उसको 35%, 40% यानी मजीद आगे बढ़ाया जाएगा। तो इंडिया की तो समझ लें आपके, वो जैसे कहते हैं ना वॉट लग जाना, तो इंडिया की तो यहाँ पे वॉट लग गई है कि अगर ये ग्रेजुअली बढ़ाएंगे। इसके अलावा 3 बड़े बड़े शिप्स जो है 2 दिन पहले आपने देखा कि जो इंडिया ऑयल लेके आ रहे थे उनको भी जो है वो टर्न कर दिया गया है, जो रशियन ऑयल लेके आ रहे थे। तो काफी ज्यादा मुश्किलात है क्योंकि पाबंदियां उन कंपनीज के ऊपर लग रही हैं जो कि रशियन ऑयल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। अमेरिकन प्रोस्पेक्टिव क्या है जी? इकोनॉमिस्ट रिपोर्ट क्या कर रहा है कि यूएस जो है वो भी चाहता है कि वो रीबिल्ड करे अपने रिलेशंस को पाकिस्तान के साथ। ठीक है, यानी उसकी भी ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान के साथ रीबिल्ड करे। कहां कहां पे? ट्रेड के अंदर, काउंटर टेररिज्म के अंदर और रीजनल डिप्लोमेसी के अंदर वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को रीबिल्ड करना चाहता है। इसके साथ साथ वो ये भी सोच रहा है कि भाई दोबारा से जो पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने पाबंदी लगा दी थी कि पाकिस्तान को असलहा जो है वो अब नहीं बेचेंगे, तो उस पर वो रिज्यूम कर रहे जी आर्म सेल्स पाकिस्तान की। और पाकिस्तान को नाइट विजन इक्विपमेंट्स भी अब देने की बातचीत हो रही है और आर्मर्ड व्हीकल्स देने की बातचीत भी हो रही है। सो इसका मतलब ये है कि दोबारा से, क्योंकि मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशंस तो हमारे पहले ही थे लेकिन कुछ डेड हो चुके थे चाइना की वजह से। ठीक है, तो अब हम ये देख रहे हैं कि अब दोबारा से जो है वो हमारे ताल्लुकात यूएस के साथ बिल्ड हो रहे हैं और आसिम मुनीर साहब की कोशिशों की वजह से ये कहा जा रहा है। तो इस वजह से वो दोबारा से हमें आर्म सेल्स भी जो है वो करेंगे। ठीक है, मजीद इस रिपोर्ट में कह रहे हैं जी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट एंड इन्फ्लुएंस, कि यहाँ पे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो है वो क्या बता रहे हैं कि जो आसिम मुनीर साहब हैं बेसिकली उन्होंने यूएस के इंटरेस्ट को जो है वो अट्रैक्ट किया पाकिस्तान की तरफ। और उसका रीजन क्या था कि उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में क्रिप्टो का बहुत ज्यादा जो है वो यहाँ पे पोटेंशियल है और अमेरिका इससे फायदा हासिल कर सकता है। ठीक है, और दूसरा माइनिंग सेक्टर है। तो बेसिकली यही दो चीजें हैं। अगर आप थोड़ा सा डीपली सोचेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अमेरिका हमेशा जो है वो अपने फायदे की गेम करता है और इस टाइम पे तो पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह अपने फायदे के लिए जो है पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है उस इकोनॉमी को ट्रम्प साहब ने दाव पे लगा दिया। तो ऐसा नहीं है कि वो किसी के साथ पर्सनल होकर रिलेशंस बनाएंगे। तो सबसे बड़ा पोटेंशियल इस टाइम पे क्रिप्टो है और अमेरिका या ट्रम्प खुद क्रिप्टो को बहुत ज्यादा देख रहे हैं। उसका जो रीजन है वो रीजन इसमें एक तो अंधा पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा। दूसरा, अमेरिका के ऊपर इस टाइम पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो है वो कर्ज चढ़ चुका है। तो अमेरिका के पास यही एक तरीका है कि क्रिप्टो के थ्रू जो है वो अपना कर्ज उतारे। ठीक है, जो अमेरिका के ऊपर चढ़ा हुआ है। तो यही तरीका पाकिस्तान का भी है क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर भी तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का कर्ज है। सो इसका मतलब पाकिस्तान भी क्रिप्टो को देख रहा है। समझ रहे हैं ना? तो दोनों की साइकोलॉजी यहाँ पे एक ही है कि पाकिस्तान को भी पता है भाई और कोई तरीका नहीं है, ना बिजनेस के थ्रू ना किसी और चीज के थ्रू, कि हम कभी भी अगले 50 साल में भी शायद ये जो लोन हमारे ऊपर आईएमएफ का चढ़ चुका है ये हम कभी भी उतार नहीं सकते। अगर हम उतार सकते हैं तो वो इजी मनी शायद क्रिप्टो के थ्रू हो सकता है और यही ट्रम्प साहब भी सोचते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो भी बिजनेसमैन है, वो भी ट्रम्प क्रिप्टो को देख रहे हैं और पाकिस्तान भी। तो इसका मतलब वहां पे शायद अब वो पाकिस्तान के स्टेट को जो है वो एक बिजनेस के तौर पे देख रहे हैं कि यहाँ पे इनके साथ बिजनेस किया जाए। दूसरा, माइनिंग के हवाले से हमने बात की थी कि भाई रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं उसका अमेरिका को इस टाइम पे जो है वो बहुत जरूरत है, जिसमें उन्होंने यूक्रेन के साथ डील की है। चाइना क्योंकि वो इनकारी है तो इसलिए जो है वो पाकिस्तान को देख रहे हैं। तो हम भी यही कह रहे हैं कि भाई रेयर अर्थ मिनरल्स जो है वो पाकिस्तान को ऑफर कर रहे हैं, तब भी उन्होंने जो है ये 19% भी हमारे साथ किया है। तो ये दो उनके बहुत बड़े इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान में, जिस वजह से जो है पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं और ये उसके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं। ठीक है, और पाकिस्तान की अगर हम पोजीशन देखें तो पाकिस्तान बेसिकली अमेरिका का ये इंटरेस्ट भी है कि एक ब्रिज है यूएस और ईरान के बीच में।
ठीक है, कि भाई ये यूएस और ईरान के बीच में जो है वो ताल्लुकात को इस्तवार करेगा। जैसे आपने देखा कि जो ईरान के सदर साहब हैं, 2 रोज़ा दौरे पे जो है वो पाकिस्तान मौजूद रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी कोई ना कोई बातचीत वहां पे हुई होगी। इसके साथ साथ इंटरेस्टिंग बात ये है कि द इकोनॉमिस्ट क्या कह रहा है कि यूएस का ये ख्याल है, ठीक है, जरा बात को समझिएगा, कि पाकिस्तान हेल्प कर सकता है अमेरिका की कि इजराइल जो है उसके साथ मुस्लिम ममालिक के ताल्लुकात को इस्तवार किया जाए। यानी इसका मतलब ये है कि अमेरिका ये समझता है कि अगर अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे होंगे, ठीक है, तो उसके नतीजे के तौर पे ज्यादा मुस्लिम कंट्रीज इसराइल के साथ ताल्लुकात को इस्तवार करेंगे। सो इसका मतलब ये है कि ट्रंप साहब की कोशिश ये जरूर है कि भाई किसी तरह से इसराइल जो है, पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले, क्योंकि जब पाकिस्तान करेगा इकोनॉमिक पावर होने के नाते, तो फिर बहुत सारे और ममालिक जो रुके हुए हैं, जाहिर बात है वो और ज्यादा जल्दी से जो है वो इसराइल के साथ ताल्लुकात को बनाएंगे। तो वो इसलिए भी जो है वो इन्हें इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड आर्म एड्स की यहाँ बात की गई, ठीक है। इसमें वो कह रहे हैं कि भाई जो पहले क्रिटिसिज्म किया जा रहा था, क्योंकि आपने देखा पाकिस्तान ने लॉन्ग रेंज मिसाइल जो बनाया था जिसकी रेंज अमेरिका तक थी, तो उसके ऊपर ये कहा जा रहा था कि भाई अगर अमेरिका तक रेंज पाकिस्तान ने कर ली, गो के अभी तक हुई तो नहीं है लेकिन करीब करीब है, तो उसका मतलब अगर कर ली तो उसका मतलब हम पाकिस्तान को भी अपना दुश्मन समझेंगे। जाहिर बात है इतनी बड़ी रेंज पाकिस्तान को चाहिए नहीं, अगर चाहिए होगी तो फिर अमेरिका ही उसका दुश्मन हो सकता है कभी ना कभी, दुश्मनी होके, समझ रहे हैं ना। और तो कोई दुश्मन पाकिस्तान का इतने दुनिया के दूसरे कोने में नहीं बैठा हुआ। सो इसलिए पहले इसके ऊपर काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा था, इवन पाबंदियां लगाई जा रही थी, लेकिन अब वो भी सॉफ्टन हो चुका है और वो क्रिटिसिज्म ट्रम्प साहब के एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान कहा जा रहा है स्टॉप हो गया। और एड प्रोग्राम जो था उसको भी जो है वो रिज्यूम किया जा रहा है, और दोबारा से यानी बहाली की जा रही है। आर्म्स सेल्स के हवाले से जो है वो भी सोचा जा रहा है कि भाई मजीद आर्म्स भी पाकिस्तान को सेल किए जाए। चैलेंजेस अभी भी मौजूद हैं। चैलेंजेस क्या हैं कि यूएस ऑफिशियल्स फिलहाल अभी भी जो है वो शक में है पाकिस्तान के हवाले से, ठीक है। और खास करके जो इंडिया की बात की जाए यहाँ पे, कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो हमले करता है, दरअंदाजी करता है, तो हमने ये बताने की कोशिश की कि पाकिस्तान में जितनी भी दहशतगर्दी है उसके पीछे इंडिया का काम है। तो इसके ऊपर अभी तक जो है वो यूएस ऑफिशियल्स एग्री नहीं है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। इसके साथ साथ समझ रहे हैं कि भी पाकिस्तान जो है वो 100% तो आप ये कह सकते हैं कि यूएस का एलाई कभी बन ही नहीं सकता, ठीक है। जॉन केबरी साहब का ये कहना है, लेकिन जरूरत के वक्त पाकिस्तान हमेशा उनके काम आया है। और यूएस की जो पॉलिसी आउटलुक है उसमें ये कहा जा रहा है कि भाई जो ग्लोबल कॉपरेशन है उसमें जो है अब जैसे आईएसआईएस है उसके लिए पाकिस्तान की मदद की जरूरत है, ठीक है, अफगानिस्तान के अंदर। इसके साथ साथ जो है वो पाकिस्तान और जो चाइना के रिलेशन है उसके हवाले से भी वो देख रहे हैं कि भाई किस तरह से हम पाकिस्तान को जो है वो अपने साथ चला सकते हैं ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके। इसके साथ साथ एशिया और मिडिल ईस्ट के अंदर भी अमेरिका अगर अपना इन्फ्लुएंस रखना चाहता है तो उसको इस रीजन के अंदर किसी न किसी मुल्क की सपोर्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए। तो पाकिस्तान को अब वो दोबारा से एक पुराने दोस्त की तरह देख रहा है, या फिर से उसकी जरूरत है तो वो इसलिए देख रहा है। लेकिन यहाँ पे क्रेडिट जो है दिया जा रहा है जी आसिम मुनीर साहब को, कि आसिम मुनीर साहब की कोशिशों से जो है कि भाई वो भी चाह रहे हैं कि भाई मल्टी जो है वो टाइप के रिलेशनशिप हमारे डेवलप हों अमेरिका के साथ, और अमेरिका भी जो है पाकिस्तान को जो है वो एक नए रिलेशन के तौर पे देख रहा है, ठीक है। एक आर्टिकल ये है। नेक्स्ट बात करते हैं जी रिफॉर्मिंग द सिविल सर्विसेज। ये आज का जो है वो मलिहा लोधी का आर्टिकल और काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम पे जो है बहुत ज्यादा बात हो रही है सिविल सर्विसेज की रिफॉर्म्स के हवाले से। तो इस हवाले से जो है मलिहा लोधी ने यहाँ पे लिखा है, और नीड फॉर रिफॉर्म्स, अगर हम उस आर्टिकल जो है को यहाँ पे समअप करते हैं तो ये कहा जा रहा है कि भाई बेसिकली पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी इनएफिशिएंसीज बहुत ज्यादा हैं, पॉलिटिसाइजेशन है, ठीक है, यानी सियासी हो गई है बहुत ज्यादा। एक तो काम के काबिल नहीं है, दूसरा सियासी है, तीसरा जो है अब उस पे पब्लिक का जो ट्रस्ट है वो बहुत ज्यादा नीचे जा रहा है, ठीक है। यानी हमारी जो सरकारी इंतजामिया है वो सरकारी इंतजामिया अब किसी काम की नहीं रही बेसिकली। और उसमें बता रही है कि भाई ये नंबर्स में तो ग्रो की है, ठीक है, लेकिन सिर्फ नंबर्स में ही ग्रो की है, अपनी परफॉर्मेंस के अंदर जो है ये नीचे आई है, जिसमें तकरीबन 0.5 मिलियन जो है फेडरल की ब्यूरोक्रेसी है, और इसी तरह से प्रोविंसेस की बात की जाए तो 2.4 मिलियन जो है वो प्रोविंसेस की ब्यूरोक्रेसी है, यानी तकरीबन 24 लाख की जो है वो सूबों की है, और आप देख लें तकरीबन 5 लाख के करीब जो है वो फेडरल की ब्यूरोक्रेसी है। लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव बिल्कुल भी नहीं हुई। गवर्नमेंट एक्शन की बातचीत की जा रही है कि भाई शहबाज शरीफ साहब जो है उनके पास प्रपोजल्स मौजूद हैं, उनको प्रपोजल्स भेजे हुए हैं, एक रिफॉर्म कमेटी बनी हुई है, और एहसन इकबाल साहब जो है वो उसको देख रहे हैं, और 50 रिकमेंडेशंस जो है वो दी गई हैं, इस टाइम तक सबमिट करवाई गई हैं, ठीक है। कि ये 50 जो है वो जिसके अंदर आपने देखा क्लस्टर बेस्ड एग्जाम की भी बात की गई, ठीक है, और इस तरह से बहुत सारे रिफॉर्म्स हैं। लेकिन अभी तक जैसे ये भी कहा जा रहा है कि भाई एज लिमिट के हाल से बातचीत हुई है, वो कि अभी रिसेंटली तो उसमें अपडेट कोई भी नहीं हुई एफपीएससी की तरफ से, लेकिन कहा गया। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात की जा रही है यहाँ पे मलिहा लोधी साहब की तरफ से कि भाई ये जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है ये बेसिकली अब काम करना क्यों छोड़ गई है, क्यों इतनी ज्यादा
पोलिटिसाइज हो चुकी है। उसका रीजन ये है कि एक पुराना कॉलोनियल एरा जो है सिस्टम है, ठीक है, यानी उस टाइम का अंग्रेजों का निजाम है, तो अंग्रेजों के निजाम को हमने बदलने की कोशिश ही नहीं की। हमने रिफॉर्म की कोशिश की 1973 में, लेकिन वो एक नेगेटिव टाइप की रिफॉर्म्स थी जो कि आपने देखा भुट्टो साहब लेके आए थे, जिसमें उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को काफी ज्यादा जो है दीवार से लगाने की कोशिश की थी। तो ये बताया जा रहा है कि भाई उसमें जो है वो ब्यूरोक्रेसी के साथ कोई अच्छा नहीं किया गया, या वो रिफॉर्म जो लाई गई थी उसकी वजह से एक थ्रेट पैदा हुआ, और उसका नतीजा ये निकला कि भाई जो अच्छे दिमाग थे वो भी ब्यूरोक्रेसी में आना छोड़ गए। कि इससे पहले फिर भी यानी 1973 से पहले एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी समझा जाता था ब्यूरोक्रेसी की जॉब को, लेकिन इसके बाद वो भी शायद खत्म हो गया। इस वजह से जो है वो इसके अंदर बहुत काबिल लोग आना खत्म हो गए, और इंडिपेंडेंस के बाद हमने कोई रिफॉर्म्स नहीं की। ठीक है, ये बता रही है ड्रॉबैक्स है। अब की चैलेंजेस क्या हैं? अब ये जो 1970s में इसको पॉलिटिसाइज किया गया, ठीक है, और प्रोफेशनलिज्म को खत्म किया गया, इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो गया कि बेस्ट टैलेंट अब यहाँ पे नहीं आता। अब वो मेन प्रपोजल्स ये दे रही हैं कि भाई होना ये चाहिए कि नेशनल एग्जीक्यूटिव सर्विस होनी चाहिए, NES, और अलाउ किया जाना चाहिए लेटरल एंट्री को। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, और इसमें रिसेंटली अभी ये काम हो भी रहा है। लेटरल एंट्री का मतलब ये है कि अब देखिए एक शख्स जो है वो पाकिस्तान में CSS करता है, और उसके बाद वो 17 ग्रेड पे जो है वो अपॉइंट होता है, और उसके बाद वो 17 से 18, 18 से 19, 20 और फिर 22 तक, 21, 22, ठीक है, यानी उसका यही पूरा सफर रहेगा, यही जर्नी रहेगी, और इसी के थ्रू ही उसने जो है वो आगे जाके सेक्रेटरी बनना होता है, ठीक है ना, एक महकमे को हेड करना होता है। लेकिन अब जो है इस साल हमने देखा कि भाई शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने जो है वो सेक्रेटरी लेवल के ऊपर यानी 21वें और 22वें ग्रेड के कुछ लोग जो हैं वो बाहर से हायर किए हैं, वो सेक्रेटरीज नहीं है, ठीक है। और ये कहा जा रहा है कि ये बहुत मुस्बत है कि ये जो लेटरल एंट्री है ये एक अच्छी है कि ग्रेड 20 के बाद जो है आप एक्सपर्ट्स को, ऐसा नहीं है कि भाई जो बंदा 17 ग्रेड में आया और उसी को यार 22 में सेक्रेटरी बना के लेके जाएं। अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं है, आपको किसी इदारे का हेड चाहिए, आपको कॉम्पिटेंट चाहिए, तो आप बाहर से उसे हायर कर सकते हैं, दूसरे ऊपर के ग्रेड के ऊपर भी लेटरल एंट्री भी आप करें। तो ये एक उन्होंने प्रपोजल दिया। इसके साथ साथ वो कह रही है जी रिक्रूटमेंट के ऊपर फोकस किया जाए, ट्रेनिंग के ऊपर फोकस किया जाए, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के ऊपर फोकस किया जाए, रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर फोकस किया जाए, ठीक है, और कंपनसेशन के ऊपर जो है फोकस किया जाए। पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को ही बेसिकली वो कह रही है कि भाई सेट किया जाए। ये सारा अंग्रेजों का स्ट्रक्चर है, और इस अंग्रेजों के स्ट्रक्चर को बदल के एक नया स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे एक नया ढांचा खड़ा करने की बातचीत की जा रही है, ठीक है। और बता रहे हैं कि भाई स्पेशलाइजेशन के ऊपर जोर दिया जाए, कि ऐसा नहीं है कि अब जैसे देखिए स्पेशलाइजेशन का मतलब ये जो क्लस्टर बेस्ड एग्जाम है ना, यही स्पेशलाइजेशन है जिसको हम कह रहे हैं। क्योंकि अब लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, एक IG साहब हैं और वो डॉक्टर हैं, ठीक है, अब मौजूद भी है बेसिकली, आपको पता है। तो IG साहब अगर डॉक्टर हैं तो वो तो डॉक्टर हैं, उनका क्या काम है पुलिस सर्विस के अंदर, उनकी क्या स्पेशलाइजेशन है, वो तो डॉक्टर है, तो उनको हॉस्पिटल के अंदर होना चाहिए अगर सोचा जाए, ठीक है। इसी तरह से अगर एक डिप्लोमेट है, वो डॉक्टर है या वो इंजीनियर है, तो डिप्लोमेसी का और डॉक्टर का या इंजीनियर का क्या जोड़ है? अब यहाँ पे एक इंटरनेशनल रिलेशंस का एक्सपर्ट होना चाहिए अगर देखा जाए, या पॉलिटिकल साइंस का कोई होना चाहिए, मतलब सोशल साइंसेस का कोई बंदा होना चाहिए ना, समझ रहे हैं। सो ये कहा जा रहा है कि भाई अब ये जो है स्पेशलाइजेशन लाई जाए, और दूसरा पाकिस्तान में डाउन साइजिंग जो है उसको बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाए, क्योंकि भाई जो बुरा परफॉर्म कर रहा है उसको आप निकालें भी, यानी और ज्यादा थ्रेट पैदा किया जाए जॉब्स के लिए, ताकि हर कोई काम कर सके। ऐसा नहीं बस एक बार चला गया अब सब ठीक है। लेकिन वो फिर भी कंसर्न साथ में शेयर कर रही है कि भाई ऐसा ना हो कि भाई ये सारे के सारे लोग जो हैं लीड कैडर में चले जाएं, ये जो हम लेटरल एंट्री की बात कर रहे हैं, और ये भी PS और DMG जैसे लोग हों, क्योंकि हमारे मुल्क में आपको पता है PS को ही सबसे टॉप पे माना जाता है, ACDC ग्रुप को, और वही सारा मुल्क चला रहे होते हैं, सारी ताकत उनके पास होती है और सारा कंट्रोल उनके पास होता है, ठीक है। तो कहा जा रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स को रोकना चाहिए, लेकिन यहाँ पे रिस्क मौजूद है कि यहाँ पे पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होगी। उसके लिए सजेस्ट कर रही है कि ओपन सिलेक्ट मिनिस्ट्रीज होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जी एक्सपर्ट्स होने चाहिए, और FPSC के थ्रू जो है वो इनकी रिक्रूटमेंट होनी चाहिए पूरा तरीकेकार। इसके अलावा डाउन साइजिंग की जरूरत है, यानी जहां पे इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी भरी हुई है, काम काज तो कोई है नहीं, ठीक है, तो वो जो है ना क्या कर रहे हैं जी, सिर्फ फ्यूल को जो है फूंक रहे हैं। तो ब्यूरोक्रेसी को जो है वो डाउन साइजिंग की जरूरत है, जहां पे इनएफिशिएंसी मौजूद है वहां पे उसको खत्म किया जाए। प्रपोजल्स क्या है जी, डिवीजन्स को मर्ज कर दिया जाए, जहां पे जरूरत नहीं है जिन डिवीजन्स की उनको खत्म कर दिया जाए, और एलिमिनेट किया जाए जी जो पोस्ट जो यूज नहीं हो रही, ठीक है, अनयूज्ड है, उनको खत्म कर दिया जाए। फेडरल और प्रोविंशियल मैंडेट जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली जो है वो चलाया जाए, कि फेडरल के काम फेडरल की ब्यूरोक्रेसी करे, प्रोविंशियल की प्रोविंशियल करे, ना कि एक दूसरे की मुदाखलत जैसे अब हम देख रहे हैं होती है, ठीक है। ये जो है वो प्रपोजल दिए हैं। मजीद वो क्या कह रही है एट द एंड, वो कह रही है कंप्रीहेंसिव रिफॉर्म्स जो हैं उनके अंदर क्या क्या शामिल होना चाहिए, कि भाई आप जो रिफॉर्म्स अब लेके आए हैं उनके अंदर आपने इन चीजों को जो है वो शामिल करना है। सबसे पहले मॉडर्न रिक्रूटमेंट की बात वो कर रही है कि अंग्रेजों के निजाम को छोड़ दिया जाए,
ठीक है, और मॉडर्न रिक्रूटमेंट, मॉडर्न ट्रेनिंग मेथड्स के ऊपर फोकस किया जाए, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जी, मॉडर्न जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है बेसिकली उसको कहा जा रहा है कि आप जो है वो करें। और ये क्या है, ये जो है प्राइवेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अब मॉडल हम आप आने वाले वक्तों के अंदर देखेंगे। जो हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं ना, कि प्राइवेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो बेसिकली एक मॉडल है जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो है वो अपनाते हैं, गोल बेस और ओरिएंटेड होती है वो बेसिकली। इसके अलावा कह रहे हैं भाई स्पेशलाइज होने चाहिए, टेक की स्किल्स हर एक के पास होनी चाहिए, जमाना बदल चुका है। क्लियर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स होने चाहिए कि भाई किस किस परफॉर्मेंस के ऊपर उनको जो है वो प्रमोशन मिल रही है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं, मेरिट बेस्ड प्रमोशन होनी चाहिए। अच्छा जी, इसके अलावा जो परफॉर्म नहीं कर रहे उनका रिमूवल भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है जो परफॉर्म नहीं कर रहे वहीं पे मौजूद हैं। अब हर मिनिस्ट्रीज का जो है वो पूरा चेक एंड बैलेंस का निजाम होना चाहिए कि भाई यहाँ पे कितनी शिकायतें, यहाँ पे कितनी, क्या हो रहा है काम क्या नहीं हो रहा, ठीक है। इसके अलावा जो है वो ब्यूरोक्रेसी को फास्टर डिसीजंस के लिए भी जो है स्ट्रीमलाइन किया जाए, ताकि वो डिसीजन मेकिंग में जो रेड टेपिज्म है, आपने अक्सर नाम सुना होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तो रेड टेपिज्म का शिकार ना हो, कि भाई डिलेज का शिकार ना हो, कि जब भी किसी चीज को डिलेज कहा जाता है तो ब्यूरोक्रेसी की वजह से होता है, एक लंबा प्रोसेस, ठीक है, कि लंबा प्रोसेस। आप ये देखिए गवर्नमेंट जॉब में अपॉइंट होना ही इतना लंबा जो है वो प्रोसेस है, तो फिर आप ये बताएं कि भाई जो डिसीजन मेकिंग हो कैसे होंगे, एक डिपार्टमेंट से दूसरे, दूसरे से दूसरे, दूसरे फाइल घूमती रहती है, ठीक है जी, और एक ही डिपार्टमेंट के अंदर एक एक महीना, दो दो महीने, इवन एक एक साल लगा देती है, तो नीचे से ऊपर जो फाइल जा रही है और सालों लग रहे हैं इसके अंदर, तो ये रेड टेपिज्म है, और आप जब तक उसको परस्यू नहीं कर रहे तब तक वो वहीं पे फंसी हुई है। तो इस तरह के हालात जो है चल रहे हैं, तो ये खत्म होना चाहिए, ठीक है। तो एट द एंड वो कह रही है जी सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स की शदीद जरूरत है, लेकिन वो सिस्टमेटिक होनी चाहिए, ठीक है, और इसके साथ साथ जो है वो गवर्नमेंट जो इसमें इन्वॉल्व हो, और मेरिट बेस होनी चाहिए, स्पेशलाइजेशन के ऊपर होनी चाहिए, और अकाउंटेबिलिटी को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। कि फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि भाई अकाउंटेबिलिटी सिर्फ नाम ही है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के लिए कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो ये इनकी प्रपोजल्स हैं, और एक बहुत जबरदस्त किस्म का आर्टिकल है, ठीक है। तो ये आजकल बड़ा इन है, आपसे पूछा जा सकता है इस हवाले से, ठीक है। तो ये हमारे आज के जो है करंट अफेयर्स थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।